I'm sitting here with Abhinav Sinha of the Bigul group, which runs the newspaper Bigul Mazdoor and has also been working in organizing a lot of informal sector workers around the National Capital Region and also in other parts of the country. And I'm going to talk to him about the challenges of informal sector organizing and as well as in general about communist politics in the 21st century. So let's just start, and this will be in Hindi and in English both. So let's just start with the challenges or the necessity for organizing in the informal sector today and the specific challenges that present themselves in doing such organizing. मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आज इन्फॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, तो उनका शेयर मेजॉरिटी जो टोटल वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में बनता है करीबन 93%, मतलब, और अलग अलग गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज को अगर एक्सेस करें तो मतलब 93 to 95% रेंज करता है उनका पूरा शेयर। और इस शेयर को छोड़ के आप किसी नेशन वाइड वर्किंग रेवोल्यूशनरी वर्किंग क्लास मूवमेंट के बारे में सोचना मुश्किल है। अभी की जो हालत है वो ये है कि पूरे वर्किंग क्लास मूवमेंट में जितना एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का एक बहुत ही प्रिविलेज्ड हिस्सा कॉन्क्लेव एक तरीके से कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जितनी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं, C2 से लेकर एटक से लेकर इंटक, HMS, BMS और भी जो तमाम इस तरह की ट्रेड एक्टिव है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं जो कि मतलब एक इमेंस मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल वर्किंग क्लास, उसको ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ ये नहीं कि चैलेंजेस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को लगता है कि इंटेंट भी मिसिंग है उसको ऑर्गेनाइज करने का। और इसका रीज़न तो इसके ब्रॉडर पॉलिटिकल रीजंस हैं कि जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशंस हैं वो जितनी पार्लियामेंट्री लेफ्ट पार्टी से एफिलिएटेड, उनका नेचुरली सोशल बेस ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही होगा, जो उनका पॉलिटिक्स का क्लास कैरेक्टर बनता है उसके लिहाज से उन्हीं में हो सकता है। लेकिन जो सबसे आयरॉनिकल चीज़ हमें लगती है वो ये लगती है कि जो ML मूवमेंट भी वो कई वजहों से, उसमें एक तो उसकी प्रोग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग है, जो इंडियन सिचुएशन का जो उसका इवैल्यूएशन है, जो 63 की जनरल लाइन है न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की, उसकी वजह से भी एक उस पर जोर कम है वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज करने का। लेकिन हमें लगता है कि NDR की भी अगर न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के स्टेज की भी कोई कंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग होगी तो वर्किंग क्लास को छोड़ नहीं देगी कॉर्पोरेटिस्ट और फैशिस्ट ट्रेड यूनियंस के भरोसे या फिर रिविजनिस्ट पार्लियामेंट्री लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियंस के भरोसे को छोड़ नहीं देगी, क्योंकि न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के मंजिल में भी जो लीडिंग फोर्स होगी रेवोल्यूशन की वो वर्किंग क्लास ही होगी और मेन फोर्स पेजेंट्री होगी। लेकिन लीडिंग फोर्स गायब है उनके मतलब पूरे नज़रिए से कहीं ना कहीं हमें लगता है। अगर कुछ आइसोलेटेड एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज करने का काम ML मूवमेंट में अब नॉमिनली कहीं कहीं हो रहा है, और जहाँ हो रहा है वहाँ पर भी इकोनॉमिज्म और ट्रेड यूनियनिज्म की वही चीज़ दोहराई जा रही है जो कि रिविजनिस्ट ट्रेड यूनियंस भी करती है। बस फ़र्क ये है कि ML पार्टी से जुड़ी हुई ट्रेड यूनियंस ज़्यादा ऑनेस्टली करते हैं और ज़्यादा रेडिकल और मिलिटेंट तरीके से करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक क्वांटिटेटिव फ़र्क है, रेटरिक के ज़्यादा गर्म होने या कम गर्म होने की बात है। लेकिन अगर कंटेंट वाइज देखा जाए तो इकोनॉमिज्म और ट्रेड यूनियनिज्म के उसी विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में हमको लगता है कि पूरे ट्रेड यूनियन मूवमेंट के सामने एक सवाल बनता है, ख़ासतौर पे जो ML से जुड़ा हुआ ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, कि नए सिरे से वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाए। और ये तो सबसे बड़ा रीज़न हमें समझ में आता है कि क्यों इनफॉर्मल वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जो आपने सवाल पूछा। तो ये तो हो गई एक जो अपने मेन रैशनल दिया कि इनकी न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है, और ऑफ कोर्स ये भी बात है कि वर्किंग क्लास इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज किए बगैर कोई सोल्यूशन भी नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप इस पे सोचें कि लेट 20th सेंचुरी में क्या बदलाव है ग्लोबल कैपिटलिज्म, इसकी वजह से क्या कोई नए सिरे से ज़रूरत पैदा होती है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल जुड़ी हुई है। इनफैक्ट ये जो हम आज देख रहे हैं हिंदुस्तान में वर्किंग क्लास के पूरे इंटरनल कंपोजिशन का बदलाव, ये कोई आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं है, ये पूरी दुनिया में स्पेसिफिकली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनका
डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस 60-70s तक पूरा हुआ और वहाँ पर एक अलग किस्म का पिक्यूलियर काइंड ऑफ कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, उन सब जगहों पे हो रहा है। और हमको लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो ग्लोबल कैपिटल के मोडस ऑपरेंडी में कुछ बेहद अहम बदलाव आए हैं, जिनके कारण वर्किंग क्लास का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर भी काफ़ी हद तक बदला है। जैसे कि जो पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो एक गोल्डन पीरियड जो शुरू हुआ, उसके बाद 1945 से लेकर 1973 में गोल्डन पीरियड ऑफ कैपिटलिज्म, जो डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड के कोलैप्स तक चलता रहा, मोटा मोटी जो क्रोनोलॉजी आमतौर पे स्वीकार की जाती है, वेलफेयर स्टेट का जो पूरा दौर था, उस दौर में जो फोर्डिस्ट स्ट्रक्चर था, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन का एक्यूमुलेशन का जो फोर्डिस्ट मोडस ऑपरेंडी था, वो बदला। और ये पोस्ट फोर्डिस्ट दौर में जो इंटीग्रेटेड असेंबली लाइन है, उसके फ्रैगमेंट होने की वजह से वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने के पहले जो एक इजीली अवेलेबल मींस था कि फैक्ट्री फ्लोर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, 4000, 5000, कई बार तो 8000, 12000 और 15000 मजदूरों की भी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। और फैक्ट्री बेस्ड जो ट्रेड यूनियन होती थी, ऑर्गेनाइजेशन होता था वर्कर्स का, वो इतना पोटेंट और इतना मजबूत होता था कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डिफेंड कर लेता था। और वर्कर्स मतलब वर्क प्लेस के आधार पर ही ऑर्गेनाइज थे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर। उनका मालिक एक था, उनकी फैक्ट्री एक थी, उनकी इश्यूज एक थे, तो एक स्पॉन्टेनियसली एक तो ऑर्गेनाइज होते थे, और ज़रा भी उसको कोई लीडिंग फोर्स मिलती थी, उस किस्म का एलिमेंट मिलता था, तो आराम से ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। लेकिन 80s में जब ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स जो बल्कि कहना चाहिए लेट 70s में ही एक तरीके से शुरू हुए, तो उसके बाद से लेकर अब तक का दौर एक बहुत अहम बदलाव का दौर रहा है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री यूनिट्स उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। ग्लोबल असेंबली लाइन जिसको आज बोला जा रहा है, वो अस्तित्व में आई है, और ये हमारे देश में भी है, पूरी दुनिया में भी है। और उसकी वजह से जो वर्किंग क्लास है वो वर्क प्लेस के आधार पर बिखर गया है। अब जैसे हम लोग जहाँ जहाँ वर्किंग क्लास मूवमेंट में काम कर रहे हैं, और हम लोग का अपना जो एक अनुभव रहा, तजुर्बा रहा काम करने का, उससे हम लोग को लगा कि जैसे कि दिल्ली में ही है 82% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें 20 से कम मजदूर काम करते हैं। अब और पूरे देश के पैमाने पे देखा जाए तो 80% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें 50 से कम मजदूर काम करते हैं। अब जब बेरोजगारी की ये हालत है, और आप कभी नोएडा, फरीदाबाद या ग्रेटर नोएडा में दोपहर सुबह के वक्त मतलब मजदूरों का रेला होता है, और फैक्ट्री के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं जहाँ बोर्ड लगे होते हैं कि आज यहाँ हेल्पर की ज़रूरत है। उसके बाद काम के लोगों को छांट के एकदम बहुत ही अपमानित करने के तरीके से ठेकेदार बाकी मजदूरों को भगा देता है। फिर वो एक फैक्ट्री गेट से भाग के दूसरे फैक्ट्री गेट से जाते हैं, और रिक्रूटमेंट का ये पूरा टाइम खत्म होता है डे वेजर्स का। उसके बाद भी एक बहुत बड़ी आबादी होती है जो वहाँ सड़कों पे बैठ के घर से लाया हुआ अपना टिफिन खोल के खाती है। उस दिन उसका रोजगार नहीं मिल पाता है, काम नहीं मिल पाता है। जब बेरोजगारी की ये हालत हो तो 50, 100 या इवन 200 मजदूरों की फैक्ट्री में फैक्ट्री बेस्ड यूनियंस का रेलेवेंस पूरी तरह ऑब्वियसली खत्म नहीं होता है, लेकिन उनका लड़ने की गुंजाइश और उनके लड़ने की ताकत निश्चित तौर पे कम होती है। ये जो रिजर्व आर्मी का साइज है उस हिसाब से लेते हुए बार्गेनिंग पावर बहुत कम है किसी भी मजदूर का, बहुत कम है। हिसाब से यूनियन का भी पावर, यूनियन का पावर कम हो गया, और चूंकि फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का साइज कम हुआ है फ्रैगमेंटेड असेंबली लाइन के अस्तित्व में आने के कारण। तो ये जो चेंज एक आया है पूरे ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम कह सकते हैं, और पोस्ट फोर्डिज्म के दौर में फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट्स के अस्तित्व में आने के साथ, आईटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन होने के साथ, कैपिटल का जो अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज जो प्रवाह एकदम अनहिंडर्ड तरीके से बढ़ा है, और उसके साथ साथ कैपिटल की ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो उसकी कहा जाए उसके डिस्पोजल पे ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं कि वो एक ही माल को मैन्युफैक्चर करने के काम को कई देशों में फैला सकता है। किसी एक पुर्जे के लिए सस्ता माल और सस्ते रिसोर्सेज के लिए वो एक देश में, किसी दूसरे उसी माल के किसी दूसरे पुर्जे के लिए किसी तीसरे, चौथे, पाँचवें और सातवें देश में जाके उन सारे पुर्जों को असेंबल करता है। इसकी वजह से एक तरफ उसने मजदूरों को बिखरा दिया, अपनी कॉस्ट कटिंग की, और ये जो नया पूरा दौर ग्लोबलाइजेशन के दौर में आया, मतलब मोडस ऑपरेंडी में जो चेंजेस आए कैपिटल के, उसकी वजह से वर्किंग क्लास का पूरा नेचर बदला है, और वो वर्क प्लेस के आधार पर बिखरा है। उसको ऑर्गेनाइज करना वर्क प्लेस के आधार पर बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें वर्किंग क्लास फ्रैगमेंट नहीं हुआ है, और मॉडर्न कैपिटलिस्ट अर्बन प्लानिंग उसको कभी कर भी नहीं सकती है। जो नेबरहुड, आप जितने भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं या बड़े अर्बन कमर्शियल सेंटर्स हैं जितने भी, हमारे देश का कम से कम एग्जाम्पल है, इवन ब्राज़ील वगैरह में भी जिस किस्म का अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल फॉलो हुआ है। अब पेरिस में लीमा के
सबअर्ब्स के इर्द गिर्द ही देश की आधी आबादी रहती है। लीमा और लीमा के पूरे जो सैटेलाइट टाउन्स का जो सेट बनता है उसमें पूरे देश की आधी आबादी रहती है। और पेरिफेरी पे मतलब कहा जाए कि ये ऐश्वर्य के टापू हैं इन देशों में पैदा हुए मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो चारों तरफ आंसुओं के समुद्र से घिरे हुए हैं। Islands of prosperity surrounded by an ocean of tears. बिल्कुल। तो और इस हालत में अब देखा जाए कि जो वर्किंग क्लास का एक महासमुद्र लहला रहा है इन सभी मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल सेंटर्स के चारों तरफ, इसको नेबरहुड के पैमाने पे बिखरा नहीं सकते, क्योंकि इनका एक हम कह सकते हैं कि कोई मिडिल क्लास अपसर्ज का खतरा पैदा हो जाएगा बुर्जुआ सिस्टम के सामने, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल्स का, शेयर ब्रोकर्स का, ठेकेदारों का, दलालों का एक पूरा क्लास, अपर मिडिल क्लास पैदा हुआ है, वो अपने अपार्टमेंट्स और पॉश कॉलोनीज में किसी भी किस्म का ब्राउन क्राउड नहीं चाहता है जो उनके पूरे लाइफ के ब्यूटीफुल कंटेक्स्ट को बिगाड़े। तो और कैपिटल भी नहीं चाहता है कि वो इस कदर मिक्स रहे, कैपिटल के स्ट्रेटेजिस्ट भी नहीं चाहते हैं कि पूरा वर्किंग क्लास इस तरीके से मिक्स रहे, लेकिन उनके पास जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो भी कोई बड़ा बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिसमें बड़े बड़े शैंटी टाउन्स और स्लम्स, जिसको अभी ये माइक डेविस बोलता है कि इतनी बड़ी स्लम पॉपुलेशन ह्यूमन हिस्ट्री में कभी थी ही नहीं, जो शैंटी टाउन्स में, स्लम्स में रहने वाली इनफॉर्मल वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ये अब तक का हिदर टू हिस्ट्री का लार्जेस्ट वर्किंग क्लास है, जिसके पास सबसे बेसिक एमिनिटीज नहीं है। और ये वो वर्किंग क्लास नहीं है जो अभी अभी गाँव से उजड़ के आया, प्राइमॉर्डियल, पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, नॉन इंडस्ट्रियल, और अभी जिसने इंडस्ट्रियल कॉन्शियसनेस में प्रवेश ही नहीं किया। ये एक ऐसा वर्किंग क्लास है जो पॉलिटिकली एडवांस्ड है, जिसको यान ब्रेनन फुटलूज लेबर बोलते हैं, कि एक जगह रुकता नहीं है, इसके पाँव में चक्का लगा हुआ है। एक ये मतलब ऑक्यूपेशन, अक्रॉस ऑक्यूपेशंस इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अक्रॉस फैक्ट्रीज इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मल्टी स्किल्ड है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उसने स्किल्ड अनस्किल्ड के गैप को इतना कम कर दिया है कि वैसे भी एक ऐसी वोलेटाइल वर्किंग क्लास को पैदा होना ही था देर समय, और हो भी गया। तो अब इस वर्किंग क्लास से के बारे में अगर कोई ये सोचता है कि पिछड़ा हुआ है, जैसे पहले जो इनफॉर्मल वर्किंग क्लास था, अब भारत में लिबरलाइजेशन के पॉलिसी के पहले, स्पेशली 70s के पहले अगर देखा जाए, तो इनफॉर्मल वर्किंग क्लास कोई कहता था तो इसका मतलब इसका एक ये सिनोनिम होता था कि वो कोई बड़ा पिछड़ा हुआ सा एक वर्किंग क्लास है जो अभी धोती कुर्ता पहनता है, जो अभी कुछ भी जानता समझता नहीं है। शहर में जिसको राज कपूर की फिल्मों में दिखाते थे कि वर्कर माइग्रेट होकर आया, इमारत देख रहा है और उधर से उसका सामान गायब हो गया, जो स्टीरियोटिपिकल इनफॉर्मल वर्कर की इमेज है, रूरल अर्बन माइग्रेंट की इमेज है, वैसा आपको नहीं मिलेगा रूरल अर्बन माइग्रेंट। और अब जो है वो पॉलिटिकली कॉन्शियस है, और कई मायनों में ये पॉलिटिकली ज़्यादा पोटेंट है। किसी एक मालिक को ये अपने दुश्मन के तौर पे नहीं देखता, क्योंकि किसी एक मालिक के तहत ये साल भर काम ही नहीं करता है, ये साल भर 3-4 मालिकों और 3-4 ऑक्यूपेशंस में काम करता है। स्टेट इसके सामने एनिमी के तौर पे लगातार मौजूद रहता है। स्टेट जैसे पहले ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का जो कॉन्क्लेव है उसका स्टेट से डीलिंग चलता है, और ये स्टेट का सीधे नेकेड विक्टिम है जो सड़क पे उसका शिकार होता है, जो इनफॉर्मल वर्किंग क्लास है। तो ये मालिकों के पूरे वर्ग को अपना दुश्मन समझता है, अपने बुरे हालात के लिए puts the entire system into doubt, not a particular owner, not a particular capitalist, not a particular bourgeois party। ये पूरे क्लास को कटघरे में खड़ा करता है, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है, किसी एक मालिक को या उसको रिप्रेजेंट करने वाले किसी एक हिस्से को नहीं। तो इस मायने में ये पॉलिटिकली पोटेंशियल इसमें ज़्यादा है, ये लेटेंट है पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल उसके पोलिटिसाइज होने का ज़्यादा है, और कई जगहों पे वो स्पॉन्टेनियसली पोलिटिसाइज है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए नेबरहुड बेस्ड पे इसको ऑर्गेनाइज करना होगा, इसलिए हम लोग एक नए कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, नेबरहुड बेस्ड यूनियन। एम्पिरिकली बहुत लोगों ने किया है इसको, जैसे छत्तीसगढ़ का पूरा एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक नेबरहुड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था, शंकर गुहानी योगी का। तो और उससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है उस एक्सपेरिमेंट से, लेकिन हम लोग इसको अब सिर्फ एम्पिरिकली नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको एक कंसेप्चुअल उसके तौर पे आज पूरे ग्लोबल कैपिटल के मोडस ऑपरेंडी में आने वाले चेंज, और उसके फॉल आउट के तौर पे वर्किंग क्लास के स्ट्रक्चर कैरेक्टर में आने वाले चेंज, और उसके इंटर्न फॉल आउट के तौर पे जो वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज करने की स्ट्रेटजीज में जो चेंज की ज़रूरत है, उसके तौर पे हम इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं एक कंसेप्ट के तौर पे। ये सिर्फ एम्पिरिकली हम नहीं कर रहे हैं नेबरहुड बेस्ड यूनियन। और एक चीज़ और स्पष्ट, क्योंकि अक्सर इस बात से कई बार ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि हम लोग फैक्ट्री बेस्ड या ऑक्यूपेशनल या सेक्टोरल यूनियन के खिलाफ, हम लोग उसके खिलाफ नहीं। और जहाँ कहीं भी फैक्ट्री बेस्ड यूनियंस, क्योंकि कई ऐसे कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है, लुधियाना है, फरीदाबाद है, आपको बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर बनानी चाहिए फैक्ट्री बेस्ड यूनिट्स, या गुड़गांव में। लेकिन आज के दौर में जहाँ फैक्ट्री बेस्ड यूनियंस भी बनेंगे,
वहाँ पर भी हमको एक सपोर्ट कंटेक्स्ट चाहिए होगा नेबरहुड बेस्ड यूनियन का। मारुति वर्कर्स मूवमेंट के कोलैप्स के तमाम रीजंस में से एक रीजन ये भी था। ये जो मारुति अभी पिछले साल में लंबा स्ट्राइक जो जी, हुआ मारुति मानेसर प्लांट में जो हुआ यूनियन के डिमांड को लेकर जो लड़ रहे थे वर्कर्स, उसके एक कारण ये था कि उसको नैरो फैक्ट्री बेस्ड स्ट्रगल बना के रखा गया और उसको पूरे ऑटोमोबाइल बेल्ट में फैलाने के काम को कॉन्शियसली ऑब्स्ट्रक्ट किया गया सेंट्रल जो ब्यूरोक्रेटिक ट्रेड यूनियंस उनके द्वारा। अगर वो फैलता तो मूवमेंट हारा नहीं जाता, क्योंकि वो इश्यूज हर ऑटोमोबाइल यूनिट में है वहाँ पे, और इस पे एक पूरा सेक्टोरल बन सकता था मामला। और नेबरहुड बेस पर, जैसे रिको के बाद जो हुआ 2008 में, रिको के बाद जो एजिटेशन हुआ गुड़गांव में, वो एक इलाकाई अपसर्ज था, वो एक पूरा रीजनल अपसर्ज था। तो बहुत आइसोलेटेड इंसिडेंट था, एक वर्कर के साथ हुआ वायलेंस। उसके बाद पूरे वर्कर्स जिस तरीके से सड़कों पे उतरे, वो स्पॉन्टेनियसली वर्कर्स सब जगह जगह नेबरहुड बेस पे और एरिया बेस पे एकदम ऑर्गेनाइज होकर उतर रहे हैं सड़कों पर, और अपने इश्यूज को आइसोलेटेड फैक्ट्री बेस पे वो रख भी नहीं रहे हैं, खुद भी वर्कर्स। अब ऐसे में एमएल मूवमेंट का ये हम लोग कहते हैं कि, और पहले भी नहीं था, ये फोर्डिस्ट एरा के पहले भी ऐसा नहीं था। जो वर्किंग क्लास के सबसे पहले ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, चार्टिस्ट मूवमेंट से लेकर 1886 का जो 8R मूवमेंट था, उस पूरे मूवमेंट के दौरान उसका चंक तो इनफॉर्मल वर्कर्स थे, मतलब लार्जेस्ट चंक जो पूरे पार्टिसिपेंट्स का था, वर्किंग क्लास पार्टिसिपेशन जो हुआ। ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री के वर्कर्स कम थे उसमें, और ज़्यादा वर्कर्स ऐसे थे जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले थे। ये एक प्रेजुडिस है जो कम्युनिस्ट मूवमेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में फोर्डिस्ट पीरियड के 30-40 साल में पैदा हुआ है। 40s में फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट टेक्निक आई, फोर्डिज्म का उभार हुआ, और उसके बाद लेट 70s में उसके कोलैप्स तक। लेकिन अब क्या है कि एक डिफिटिज्म के कम्युनिस्ट फोर्सेस और जो भी इस तरह के ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम करने वाली रेवोल्यूशनरी ताकतें हैं कि वर्किंग क्लास डिसइंटीग्रेट कर रहा है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें। तो इसलिए अब इस हार को उन्होंने कैसे फॉर्मुलेट किया है कि वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को कोर इंडस्ट्री में काम करने वाला, हम भी लोग मानते हैं कि कोर इंडस्ट्री के चक्के को जाम करना कैपिटलिज्म के क्राइसिस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तो हालत यह है कि कोर इंडस्ट्री में भी इनफॉर्मल वर्कर्स का ही मेजॉरिटी बन रहा है, क्योंकि इनफॉर्मल वर्कर्स का सिर्फ ये मतलब नहीं कि इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स, बल्कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में ऐसे वर्कर्स जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, डे वेजर के तौर पे, कैजुअल वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, और जो जिसको लेबर हिस्टोरियंस आजकल बोलते हैं वेज हंटर्स एंड गैदरर्स, घूमते रहते हैं। कभी सो कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडियन टोटल वर्कफोर्स का 56%, जो 2001 का सेंसस बोलता है कि 56% सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका लेनिन ने डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म में एक बड़ा मजाक उड़ाया है इस कैटेगरी का, कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में बस ये होता है कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, इमीडिएट एजेंट वो आदमी खुद होता है, कोई और नहीं होता, वो सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा होता है। वो कैपिटल के लार्ज सर्किट का पार्ट होता है, जिसको लेनिन ने बोला कि आउटसाइड इंडस्ट्री ऑफ कैपिटलिस्ट मैन्युफैक्चर है। तो आउटसाइड डिपार्टमेंट जो है, वो आउटसाइड डिपार्टमेंट में काम करने वाले हाउस होल्ड इंडस्ट्री वाले भी हैं, ओन अकाउंट उद्यमी भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, और इस तरह के तमाम लोग हैं जिनको डिस्गाइज करने के लिए स्टेट अपने फेलियर को उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलता है, और उनके दिमाग में भी ये कॉन्शियसनेस भर दिया है कि तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी है उसकी। तो हम लोग को लगता है कि ये पूरा जो व्यापक वर्किंग क्लास है, इसको ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। फोर्डिस्ट दौर के प्रेजुडिसेस को, लेफ्ट मूवमेंट को छोड़ना चाहिए कि लार्ज स्केल फैक्ट्री, एडवांस्ड इंडस्ट्री का मजदूर, आज आप कैसे तय करेंगे कौन सा बैकवर्ड मजदूर है, जब वो 3 महीने लुधियाना के साइकिल फैक्ट्री में काम करता है, 2 महीने धनकौर वेस्टर्न यूपी में धान रोपता है, 1 महीने वो रिक्शा चलाता है दिल्ली में, और वो दिल्ली में ही फिर वो जो है रेडी खोंचा भी लगाता है, बेलदारी भी करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे भी काम करता है, और नोएडा के जाके एक हाईली एडवांस्ड पिक्चर ट्यूब बनाने वाली फैक्ट्री में भी वो काम करता है। आप क्या बोलेंगे उसे? हम लोग समझते हैं कि इतना एडवांस्ड वर्कर तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसको आज प्राइमोर्डियल, और अक्सर वर्किंग क्लास बहुत सारे जगहों पे हम लोग के लोगों, साथियों से और ग्रुप्स के कॉमरेड्स से बातचीत हुई तो हम लोग को बहुत अजीब लगा। हम लोग को लगा कि इसको प्राइमोर्डियल, बैकवर्ड लुकिंग, और वो पुराना एक कंसेप्शन कि एडवांस्ड इंडस्ट्री कोर सेक्टर में काम करने वाला ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, वहीं से वैनगार्ड पैदा होगा, वहीं से ट्रेड यूनियन मूवमेंट पैदा होगा। हम लोग को लगता है कि वक्त के साथ कंसेप्शंस को बदला जाना चाहिए, रिवाइज किया जाना चाहिए, और उसको नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। और लेफ्ट मूवमेंट क्यों कोलैप्स किया? एक साथी महाराष्ट्र में ही थे, अभी उनसे बात हो रही थी कि महाराष्ट्र में वर्किंग क्लास मूवमेंट का जो हॉटबेड मुंबई हुआ करता था, उसके कोलैप्स करने का एक रीजन ये था कि नेबरहुड इन्होंने छोड़ दिया, और कॉर्पोरेटिस्ट और फैशिस्ट फोर्सेज ने नेबरहुड को पकड़ लिया। इस पर हम लोग और बात करेंगे अभी सवाल में, और इसको हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं।